नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे रोहित शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल इन दिनों आप सुर्खियों में रहते हैं, बड़ी बात यह है कि श्री कैलकनाथ वैदिक ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट का स्थापना दिवस है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जगत गुरु शंकराचार्य भी इसमें आ रहे हैं और एलजी महोदय भी पधार रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस ट्रस्ट का? ट्रस्ट की स्थापना हमने 11 वर्ष पहले की थी कि मात्र देववाणी संस्कृत को बढ़ावा मिले। आपको जैसे ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर की भूमि जो है देववाणी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। अगर हम संस्कृत जगत की बात करें तो संस्कृत के विद्वानों को हम ना गिने जम्मू कश्मीर के तो संस्कृत जगत अधूरा है, क्योंकि महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त, कालिदास की जन्मस्थली कोई काशी कहता है, कोई कश्मीर कहता है। बड़े बड़े विद्वानों की भूमि ये रही है। तो एक समय में यहाँ पे संस्कृत का पठन पाठन होता था। वो कुछ हमारी भी समस्या रही होंगी, क्योंकि सरकार अगर पढ़ने वाला हो तो मुझे लगता है नहीं, स्कूलों में नहीं बंद करती। मैं जैसे हमने सुना है, पढ़ा है 88 तक प्रदेश के स्कूलों में छठी से संस्कृत पढ़ाई जाती थी। वो सब समाप्त हो गया। उसी के चलते हम इसको संस्कृत को पुनः जो अपना इसका अस्तित्व था वो प्राप्त हो, उसी के चलते हमने जो है ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश में छठी कक्षा से संस्कृत भाषा लागू हो। जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 14 संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं, 3 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, 17 कुल, और प्रदेश में हमारे जम्मू कश्मीर में एक भी नहीं है। और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। छठी कक्षा से संस्कृत भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में संस्कृत अकादमी है। राजस्थान में आप सोचेंगे संस्कृत मंत्रालय भी है। तो ऐसा उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। देखिए, और एलजी साहब के आने से संस्कृत को काफी बढ़ावा मिला है। रोहित जी, आप 11 सालों में कितनी पायदान ऊपर चढ़ पाए आपने इस लक्ष्य को लेकर के? क्योंकि मैं भी संस्कृत से बड़ा प्यार करता हूँ। जब शुरू किया तो लोग मजाक लेते थे, कुछ पॉलिटिकली भी जोड़ते थे, तो कुछ कहते थे फोटो खिंचवाते रहते हैं। पर हमने इतनी मेहनत की कि विधानसभा तक मैंने इशू रखवाए, लोग उन विधायकों ने इशू उठाए। तो आप सोचिए कि माता वैष्णो यूनिवर्सिटी है, वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट ही नहीं था। माता वैष्णो में संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं होगा तो कहाँ हम सोच सकते हैं। और जब एलजी साहब आए, मुझे याद है कि मैं 11 नवंबर 2020 में उनको मिला। तो मैं गया तो उनसे मिला, तो मैं कहा सर एक संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं है माता वैष्णो में, और भी मेरे इशू थे। तो उनको अच्छा लगा कि पहली बार संस्कृत की बात करने आया है। तो उन्होंने जब जनवरी में मीटिंग हुई श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने कहा तुरंत यहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट खोला जाए। और एलजी साहब ने नेक्स्ट सेशन जब शुरू हुआ तो वहाँ डिपार्टमेंट खुल गया। फिर हमारी डिमांड थी कि जैसे माता वैष्णो यूनिवर्सिटी है, अपना गुरुकुल है बाणगंगा में, एलजी साहब उसके चेयरमैन हैं और विश्वेश्वरानंद गिरी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो एलजी साहब से आग्रह किया कि वहाँ 500 वेतन लगता है हर वक्त, 24 बच्चे आप लेते हैं और 450 के करीब संस्कृत पढ़ने से बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो नुकसान किसका? हमारा हो रहा है। फिर एलजी साहब ने वहाँ जगह की थोड़ी कमी है, आप गए होंगे माता वैष्णो यात्रा पे, तो बाणगंगा मार्ग पे वो गुरुकुल है। तो एलजी साहब ने वहाँ पे 6 सीटें बढ़ा दी हैं। और एक अभी मैं ऐसे कहूँगा नहीं ऑफिशियली कि वो सुना है कि जमीन भी ले रहे हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, गुरुकुल को बढ़ावा दे रहे हैं वो। दूसरा, उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं, विश्वस्थली वसूली से वह हुए हैं। उन्होंने 2006 में गुरुकुल खोला था, बच्चों को विद्या वहाँ देते थे संस्कृत की। तो उसको एफिलिएशन नहीं मिली थी। उनके जो पुत्र हैं शक्ति पाठक जी, उन्होंने 2019 में उसको मान्यता दिलवाई संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से। निःशुल्क वहाँ पे उन्होंने गुरुकुल शुरू किया और आज वहाँ तकरीबन 40-50 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटबलवाल है, वहाँ पे डायरेक्टर साहब याह साहब थे। और हमने काफ़ी मेहनत की, संस्कृत के लोगों को प्रेरित किया, संस्कृत पढ़े। पहले 400 बच्चे करीब रहते थे, आज वहाँ 800 एडमिशन है। और सुंदरबनी में स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी का गुरुकुल है और अम्फला में वेद विद्यालय है। अभी खून में भी गुरुकुल खुल गया है और जल्द ही हम भी कुछ ना कुछ संस्कृत के लिए करने वाले हैं। और देखा जाए तो एलजी साहब से आग्रह, तिरुपति मंदिर है जो आपने सिद्धरा में, वहाँ भी आग्रह किया एलजी साहब से कि यहाँ भी वेद विद्यालय खोल जाए। एलजी साहब ने उनसे एग्रीमेंट किया है कि पहले मंदिर फिर वेद विद्यालय। मंदिर बन गया है और जल्द गुरुकुल वहाँ शुरू होने वाला है। कुछ विषयों पे एलजी साहब के आने से काफी बढ़ावा मिला है। तो अभी सफलता की ओर तो जा रहे हैं। दूसरा एक मैं बात जहाँ कहूँगा कि हमने कैलक रत्न अवार्ड, एक कैलक नाथ हमारे कुलदेवता हैं, वासुकी नाथ के पुत्र हैं, उनके नाम से कैलक रत्न संस्कृत पुरस्कार शुरू किया था। उसके जो पिछले साल हुआ ना 2000
22 में वहाँ पे हमने एक मोबाइल गुरुकुल भी शुरू किया। वर्ल्ड का पहला वाहन मोबाइल गुरुकुल है। एक गाड़ी रहती है, उसमें अध्यापक रहते हैं, वो गांव में शहरों में जाके संस्कृत पढ़ा रहा है। एक बियर हाउस में हमने संस्कृत बाजार बनाया। उस दिन बियर हाउस में जो बिक्री हुई वो भी संस्कृत में हुई, जो बिल कटे वो भी संस्कृत हुए। एक सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पे हमने एक दिन संस्कृत में कार्य किया। चेक संस्कृत में काटे गए, पैसे संस्कृत में हुआ। ये उद्देश्य है कि लोगों को इसके प्रति रुचि बढ़े, उसी के चलते ट्रस्ट जो है कार्य कर रहा है। रोहित जी, ये कहा जाता है कि रोहित जी फोटो बड़ा खिंचवाते हैं, फोटोजेनिक है, ये कितना आरोप सच है? क्योंकि आप अक्सर एलजी के साथ आपके फोटोग्राफ्स रहते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ आप फोटोग्राफ्स रहते हैं। जब कोई कार्य आप करो तो फोटो तो खींचते हैं। दूसरा, अब कुछ हल्ला डालना भी जरूरी रहता है, शांति से भी कोई कार्य नहीं होते और बाकी चीजों को भी देख के लोगों को प्रभाव पड़ता है। मैं करूंगा, मेरे फोटो आएंगे तो बाकी भी उसको देख के काम करेंगे। तो काम करना हो तो फोटो तो खींचेंगे ही, आप नहीं खिंचवाएंगे कहीं खिंच जाते हैं। वो तो सही बात कही आपने, काम करोगे तो फोटो खुद ब खुद आएंगे ही और खिंचवाए भी जाएंगे। खिंचवाने भी चाहिए जब व्यक्ति काम करता है तो। आप ये मानते हैं वेद जो है ईश्वरी वाणी है और वो संस्कृत में है, क्या आपको लगता है जानबूझ के एक कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत में संस्कृति को डैमेज किया गया? संस्कृत को डैमेज मैं नहीं कहूँगा, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं फंसूंगा। कहीं ना कहीं हमारी कमी भी रहती है, हम किसी को क्यों दोष दें। अब 88 तक जम्मू कश्मीर के स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। अब स्कूलों में पढ़ने वाले नहीं होंगे तो सरकार तो बंद करेगी। जिस प्रकार हमने माता वैष्णो देवी में संस्कृत डिपार्टमेंट जो है खोला, 1 साल एडमिशन ही नहीं हुई। फिर हमने प्रयास किए, वहाँ 5-6 एडमिशन डिपार्टमेंट चल रहा है, 2 साल एडमिशन नहीं है तो डिपार्टमेंट बंद हो जाता था। सबसे बड़ा दायित्व है जो संस्कृत के पढ़े हुए लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो ज्योतिषी हैं, हम संस्कृत से खा रहे हैं, अपने घर का परिवार का निर्वाह कर रहे हैं और अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। मैं कॉन्वेंट्स का विरोध नहीं करूंगा, और मैं अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं कौन सा संस्कृत की बात करने के काबिल हूँ। सबसे बड़ा दायित्व जो है संस्कृत के पढ़े लोगों का है, वो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं। नहीं पढ़ा सकते तो ज्ञान तो होना चाहिए। तो पतन का कारण हम स्वयं ही है, मुझे लगता है। अगर आपकी इच्छा है संस्कृत पढ़ने की तो एक स्कूल में 50 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सब्जेक्ट लगाएगी, क्यों नहीं टीचर देगी? तो किसी को हमने क्यों दोष देना। जी, बड़ी अच्छी आपने बात कही, लेकिन आपके बच्चे भी छोटे हैं, उनको आप संस्कृत पढ़ाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है, ये मेरा अपना अनुभव है, यहाँ पर डोगरी संस्था बनती है, नवी डोगरी संस्था बनती है और बच्चों को पनिश किया जाता है डोगरी बोलो। वो जो बड़े खड़पेंच बने हुए हैं वही अपने बच्चों को डोगरी बोलने पर मना करते कि क्या डोगरी। ठीक कह रहे हैं आप। मेरा बड़ा बेटा जो है स्वाध्याय, वो YouTube चलाता है मेरी, तो YouTube में मेरे जो कार्यक्रम की स्पीचेस रहती हैं तो डेली सुबह उठ के कहता है मैंने संस्कृत पढ़नी है। तो अभी मैं आगे पीछे जॉब में रहना पड़ता है बाहर, फिर भी वो मंत्र सीख रहा है और बीच में 1-2-3 बार रिपीट करता है, पापा मैंने संस्कृत पढ़नी है। जो रुझान तो है जी, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत को और बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, एक तो लोगों ने एक कंसेप्ट बना दिया है कि बहुत ही टफ लैंग्वेज है संस्कृत। हाँ, ऐसा है, देख के ही डर जाएगा कोई। आपको जैसे संस्कृत का मंत्र आता होगा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आता होगा तो आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत में है ना, आप आसानी से। भगवान शंकर का तांडव स्तोत्र आपको आते होंगे, आप वो पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत पढ़ने में कोई दिक्कत है? एक आम व्यक्ति गायत्री मंत्र बोल सकता है, एक आम व्यक्ति कोई भी महामृत्युंजय का, माँ दुर्गा के मंत्र बोल सकता है। तो संस्कृत पढ़ने में क्या दिक्कत है? उसको आसान है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि मैं कहूँगा कि लोगों को एक धारणा है कि इसमें पढ़ के क्या करेंगे, पंडित बनेंगे, कर्मकांड। ऐसा नहीं है, शादियाँ। दूसरा कंसेप्ट है कि इसमें फ्यूचर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्कृत जैसे हमारी शास्त्री है, उसको हम BA कहते हैं, ठीक है। आचार्य को हम MA कहते हैं, विद्या भारती को हम PhD कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने शास्त्री की है, 3 सब्जेक्ट दूसरे रहते हैं, 3 आप व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य जो भी है वो रख सकते हैं। और शास्त्री पढ़ा हुआ लड़का टीचर भी लग सकता है, क्लैरिकल जॉब में भी जा सकता है, पटवारी भी बन सकता है। और KS हमारे तिलकराज शास्त्री जी हुए हैं अपना रसपुरा से, उन्होंने शास्त्री की, उसके बाद KS की, और डिप्टी AC में एडिशनल DC जम्मू भी रहे वो। उसके बाद आपने RD शर्मा जी का नाम सुना होगा, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे।
वो हमारे उनसे बड़ा हाँ, अच्छे ताल्लुकात उन्होंने हैं। संस्कृत पढ़ी है, बात कॉमर्स में की है। और 2019 बैच के कुछ आईएएस लड़के हैं, उन्होंने संस्कृत पढ़ी है। संस्कृत पढ़ के आप पुलिस में जा सकते हैं। हमारे शास्त्री जो मेरे बैचमेट थे, कम से कम 50 लड़के हमारे विद्यापीठ के आज पुलिस में हैं, सेक्टेड में हैं। वो आप संस्कृत पढ़ के मात्र टीचर लगना या कर्मकांड करना उद्देश्य नहीं है। आप हर एक विभाग में पटवारी लग सकते हैं, तहसीलदार लग सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा लोगों ने माता वैष्णो में पंडित जा सकते हैं, हर एक फील्ड में जा सकते हैं शास्त्री करके। ये लिमिटेड फील्ड नहीं है, हर जगह जा सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि संस्कृत को लेकर के लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। उसी के चलते उसको एक करियर के रूप में भी लेना चाहिए, और जिन लोगों ने इस संस्कृत को चुना और अपना करियर बनाया, उन लोगों का एग्जाम्पल, उदाहरण लोगों तक देना चाहिए। मैं वो नहीं कहूँगा कि जैसे मैं हूँ खुद हूँ, तो मुझे देख के भी कई लोगों ने, काफ़ी मेरे रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने गांव में एडमिशनें ली हैं। तो लोग, कुछ लोग जो संस्कृत पर मना करते हैं, संस्कृत मत पढ़ो, ऐसा नहीं है। आने वाला युग जो है संस्कृत का है। 2000 नासा ने अंतरिक्ष में यान भेजा, वहाँ संस्कृत के कुछ शब्द सुनाई दिए। नासा ने 35 विद्वानों को भारत से बुलाया, वो शब्द ट्रांसलेट किए, वो संस्कृत की ध्वनि थी। नासा में संस्कृत की क्लास चल रही है। जर्मन में 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत डिपार्टमेंट खुल गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर हनीफ खान शास्त्री जी दिल्ली में। जब अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी बनी तो वहाँ पे उनको बुलाया गया, डिपार्टमेंट खोला गया, उनको बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। और ये भारत की भाषा है। हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। चाइना में चले जाए, उनकी अपनी भाषा है, फ्रांस की अपनी भाषा, अमेरिका की भारत की भाषा क्या है? संस्कृत है। अगर हम यहाँ की भाषा नहीं पढ़ेंगे, कल को आने वाला युग संस्कृत का है। रोबोट संस्कृत में कमांड लेगा, आपकी सारे कार्य संस्कृत में होंगे। फिर बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे अमेरिका से, फिर हम कहेंगे बाहरी लोग आ गए, वो भी हमें कष्ट होगा। आने वाला युग संस्कृत का है। अपने बच्चों को संस्कृत अवश्य पढ़ाएं। और ये कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। जब इजराइल विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में आता है, जब वह पुनः राष्ट्र बना, वहां पे हिब्रू भाषा बोली जाती थी। हिब्रू कौन सी? जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है, वहाँ हिब्रू थी। वहाँ का यहूदी समुदाय, जैसे हमारे पंडित समुदाय है, उन्होंने जिम्मा लिया कि इसको राष्ट्र भाषा बनाया जाए। आज इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है और विश्व के शक्तिशाली देशों में वह बन गया है। और संस्कृत को हम ऐसा करें भारत में, तो कौन सी दिक्कत है? कहीं ना कहीं हमारे एंड पर कमी आ रही है। हमारे, मैं खुद को दोष दूंगा, मैं सरकारों को कभी दोष नहीं दूंगा। हम पढ़ने वाले हों तो सरकार कभी मना नहीं करेगी। अगर आपका स्कूल है, 10 बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी संस्कृत का टीचर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? बिल्कुल। अगर टीचर रखेंगे तो जो संस्कृत पढ़ रहे हैं वो उनको भी पढ़ेंगे। लगेगा कि हमारा करियर इसमें है। स्कूलों में भी संस्कृत होगी तो लोग पढ़ेंगे संस्कृत। जो नहीं पढ़ सके लोग, तो वो आजकल यूट्यूब के माध्यम से सीख लें। कई बारी कल को शायद मुझे भी दिक्कत आए, मैं भी प्रयास करूंगा अपने बच्चे को पढ़ाऊं। अगर वो कहेगा मेरा इसमें फ्यूचर नहीं है, तो घर में हम कला थोड़ी डालेंगे, पर उसको सामान्य ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए ना। मंत्र श्लोक बोल ले, संस्कृत बोल ले, थोड़ी वार्तालाप कर ले। अभी हमने पिछले दिनों सरल संस्कृत बोध नामक जो है पुस्तक निकाली है। अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर आती होगी, मैं अभी आपको भी दूंगा वो बुक, तो आप वो संस्कृत पढ़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों लैंग्वेज में वो बुक है। वो एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और निःशुल्क हम 10,000 पुस्तकें वो बांट रहे हैं। तो आसान तरीके से उसको बनाया गया है, लोगों को दिक्कत ना हो। जी। मंत्र आता है लेकिन उसको, उसका अर्थ नहीं आता है, तो उसका अर्थ सीखने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको ट्रांसलेट कैसे किया जा सकता है? कोई भी मंत्र होता है, कोई भी श्लोक होता है, उसका अर्थ होता है। जी। तो वो पुस्तकें भी मिलती हैं, जो जहाँ पे वो पढ़ता है, तो उस टीचर का भी काम है उसको समझाए पार्ट वाइज कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो बाकी कोई भी मंत्र है उसका अर्थ अवश्य होता है। तो वो हिंदी वाली पुस्तकें आजकल मिल जाती हैं। हम नेट में भी सर्च करें, कोई भी श्लोक डाल दें, आप गायत्री मंत्र डाल दें, महामृत्युंजय मंत्र डाल दें, कोई श्लोक डाल दें, तो उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा। गूगल ने तो संस्कृत बात है वो एक्सेप्ट किया पिछले दिनों। तो हर एक मंत्र का अर्थ मिल जाएगा आपको, जिस भाषा में आप चाहोगे। जगद्गुरु शंकराचार्य आ रहे, वो कैसे मान गया अपनी स्थापना देश बनाने के लिए? वो बड़ा पुराना, बहुत बड़ी हस्तियां हैं, उनसे बड़ा पुराना हमारा संबंध है। और उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा होगा आर्टिफिशियल लिम्स के ऊपर भी कैंप लगाया। चूड़ामणि संस्कृत संस्थान, विश्वस्थली और कैलक ट्रस्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी ने हमने मिलकर काम किया प्रदेश में। और तकरीबन 150 दिव्यांगों ने वहाँ पे कैंप, तब भी वो आए थे। और उनकी इच्छा थी माता वैष्णो देवी आने की। पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे,
तो मैंने आग्रह किया तो वो मान गए। जी। अभी उनका फ़ोन आया था बाई रोड, कहते हैं मैं आ रहा हूँ, अभी शाम 4 बजे तक मुझे लगता है पठानकोट में एंटर करेंगे वो, तो शाम को जम्मू आ जाएंगे। तो माता भगवती ने मुझे लगता है उनको बुलाया है। रोहित जी, क्या इससे वेदों को भी बढ़ावा मिल सकता है? जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, वेदों का भी प्रचार होगा। वेदों का, उपनिषद, स्मृतियाँ सबका होगा। और संस्कृत आपको पढ़ना आएगी, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। और जम्मू कश्मीर तो विद्वानों की भूमि रही है। आप अभी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जाएं, वहाँ अभिनव गुप्त की गुफाएं हैं आज भी। तो आपको कुछ भी संस्कृत आगे कोई भी आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं। हमारे वो तो बढ़ावा मिलना ही है इस चीज़ का होना, ना होना तो ना बढ़ावा मिलना एक बात है। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा की दिलचस्पी के कारण क्या है? संस्कृत में उनको बड़ा नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी दिलचस्पी हर एक क्षेत्र में है। विकास तो हुआ। आप कश्मीर में पोलो ग्राउंड में चले जाएं, अप्सरा रोड देख लें, तिरुपति मंदिर की स्थापना होना। पहले तो एक सरकार शिलान्यास करती थी तो दूसरी विमोचन करती थी उस चीज़ का। इन्होंने खुद ही शिलान्यास किया, खुद ही वो उसका उद्घाटन भी किया और आपदा केंद्र बने हैं। अब बाबा अमरनाथ के चरणों तक वाहन चले गए हैं। पंथा चौक में और रामबन में यात्री न्यास में काफ़ी बढ़ावा हुआ और संस्कृत के प्रति उनको रुचि भी है। संस्कृत प्रेमी है। जैसे डिपार्टमेंट खोलना, सीटें बढ़ाना, गुरुकुल की वहाँ स्थापना। अभी 6ठी से संस्कृत मुझे लगता है उनकी भी रुचि है। कई बार उन्होंने बोला भी है सभी को ये होना चाहिए, तो मुझे लगता है जल्द होगी। ये आध्यात्मिक नेचर क्या है उपराज्यपाल मनोज? वो तो उनको, मैंने देखा है कि हाई टी होती है जब पत्रकारों को बुलाया जाता है, वो नॉनवेज बना होता था पहले, वो सब समाप्त हो गया। इनके राजभवन में बिल्कुल नॉनवेज, बिल्कुल वेज हो गया। और मंत्रोच्चारण की ध्वनि है वो खुद भी करते हैं। और उनकी छवि एक दिव्य पुरुष है, वो विकास पुरुष उनका गाजीपुर में नाम भी था। और विकास तो हुआ ही है। स्थापना दिवस में क्या क्या खास रहेगा? स्थापना दिवस हम 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 9 तारीख शनिवार सुबह 10:30 बजे तकरीबन ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और इसमें चूड़ामणि संस्कृत संस्थान जो हमारा विश्वस्थली में है, उसके विद्यार्थियों द्वारा वैदिक मंगलाचरण होगा। और हमारा लोक जो है डोगरी बदवा का जो है संगीत, वो वहाँ पे रहेंगे उपस्थित स्वागत में। और स्काउट एंड गाइड्स के बच्चे भी कह रहे थे हमें भी बुलाइए, तो वो भी आ रहे हैं स्वागत में। और अतिथियों द्वारा 11 बैलून जो है छोड़े जाएंगे। 11 साल हमारे हुए हैं। और उसके बाद एक नवदुर्गा का एक इवेंट करवा रहे हैं मंच पे, वो होगा। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है हमने, ट्रस्ट की जो उपलब्धियां रही हैं, जो कार्य किए गए हैं, वो रहेगा। और शंकराचार्य जी आशीर्वाद देंगे, एलजी साहब का भाषण होगा, बाकी अतिथियों का होगा। कुलपति जी आ रहे हैं सुकास्ट वाले, त्रिपाठी जी, श्यामलाल जी होंगे और भी गण्यमान्य नाम। श्यामलाल जी तो आपके कार्यक्रम में, शक्ति पाठक जी भी होंगे। पाठक जी कार्यक्रम में सदैव रहते हैं। संस्कृत प्रेमी लोग हैं, तो जिनको संस्कृत के प्रति रुझान है तो वो तो हमें प्रेम करते ही हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं, पदों पे हैं तो वो इंडायरेक्टली करते हैं। तो बाकी तो परिवार है हमारा वो। जी। संस्कृति के प्रचार के साथ साथ आपको नहीं लगता है कि हिंदुओं को भी यूनाइट करने का काम करना चाहिए? यूनाइटिंग में कहाँ बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा ये विवाद रहता है व्रतों और पर्वों को लेके। हाँ, ये कहीं ना कहीं रहता है। हाँ, होता। आपने देखा होगा, मैं अभी संजीव वर्मा साहब से मिला था, GAD कमिश्नर हैं जो। मैंने उनको आग्रह किया कि जन्माष्टमी एग्जाम्पल 5 तारीख को होती है, आपके स्टेट वाले कैलेंडर पे आप 6 को दे देते हैं। और लोग कहते हैं जी 6 को छुट्टी है, हम 6 को व्रत रखेंगे। और लोग, पंडित समाज को बुरा भला कहता है कि विद्वानों ने या 2-2 व्रत बना दिए हैं। वो एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि जब आप सरकारी कैलेंडर निकालते हैं, एक बार हमसे संपर्क करें। जो हमारे तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हिमाचल में देवी दयाल की पंचांग दिवाकर चलती है, आप भी घरों में रखी होगी, तो उसके माध्यम से ही सारे जो है कैलकुलेशन चलती है। तो एक बार हमसे आप संपर्क करें। उसमें 2 मत रहते हैं, एक वैष्णव संप्रदाय, एक स्मार्त संप्रदाय। व्रतों में जैसे जन्माष्टमी होगा, एकादशी के 2-2। तो वैष्णव संप्रदाय साधु संत सन्यासी जिन्होंने त्रिपुंड धारण किया है, तो स्मार्त होते हैं गृहस्थी, जैसे हम सामान्य हैं। तो स्मार्तों की जन्माष्टमी एग्जाम्पल 5 को है, वैष्णव 6 को है। वो एक ही दे देते हैं 6 को, फिर विवाद बन जाता है। तो वहां भी स्पष्ट करनी चाहिए थी। कुछ व्रत सूर्य उदय व्यापनी होते हैं, जब सूर्य उदय हो, तिथि लगी हो,
तो वो लोगों ने कंसेप्ट चढ़ दी है, डोगरी में कहते हैं चढ़ दी है तिथि। जी। ऐसा नहीं है। भगवान रामम जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, दोपहर के समय। जब नौमी तिथि मध्याह्न काल में होगी तब उस पर्व को मनाने की, वहाँ आप सूर्योदय तिथि नहीं एक्सेप्ट कर सकते। राधा जी का जन्म दोपहर को हुआ था, मध्याह्न काल में वो तिथि चाहिए, चाहे सुबह 9 बजे शुरू हो, अगले दिन सुबह 5 बजे खत्म हो जाए। सूर्योदय व्यापनी वहाँ वैलन है, वहाँ मध्याह्न दोपहर के समय तकरीबन 11:30 से 4 साढ़े 4 के बीच होनी चाहिए। कुछ होती है चंद्रोदय व्यापनी, जब चंद्रमा उदय हो तब वो तिथि चढ़ी हो तो उसको वैलिड, जैसे पुग्गे का व्रत हमारा डोगरी में होता है, जैसे चतुर्थी शाम 5 बजे लगी, अगले दिन सुबह दोपहर 3 बजे खत्म हुई। सूर्य उदय व्यापनी तो अगले दिन ही है, पर चंद्र उदय व्यापनी आज है, तो पुग्गे का व्रत जो है संकट चतुर्थी वो आज ही रखा जाएगा। 3 प्रकार का जो रहता है। तो कुछ विद्वान पैराशूट वाले भी होते हैं, हर जगह होते हैं, मीडिया में होंगे, 2-2 महीने लगाए तो हर जगह होते हैं। कर्मकांड 2 सीख लेंगे, उसको मैं पैराशूट वाले कहूँगा। वो आते हैं तो लोगों को एक कंसेप्ट गूगल वाले जोशी लगा लें, वो आज व्रत है, आज एकादशी है, आज भी विवाद बना हुआ है, मेरी वो दवाई वाली रखनी देवड़ी रखनी, ऐसा नहीं है। तो एक मैं तो पहले ही दे देता हूँ, पर कुछ लोग 2-2 दे देते हैं, और फिर लोग पंडित समाज को ऐसा देते हैं। ऐसा नहीं, मैं सरकार से कहा है, आग्रह भी किया है कि जो आपका कैलेंडर है एक बार हमसे संपर्क करें। 5 तारीख को व्रत है, आप भी 5 को ही दें, 6 को मत लिखें, लोगों को असमंजस की स्थिति बने। तो इस पे वो विचार मुझे लगता है क्या संजीव वर्मा जी जो जीएडी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, क्या वो आपके सुझाव से ना वो काफी प्रभावित हुए हैं, कहते हैं बड़ा गंभीर विषय आपने रखा है मेरे, तो इसको मैं लाऊंगा संज्ञान में। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा इस पे। एक विषय ही बड़ा जुड़ा हुआ है, और आप भी उससे जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, सभी जुड़े हुए हैं। ऐसे विवाद बन जाता है व्रतों को लेके कि रक्षाबंधन है वो 2 दिन हो गया, फिर लोग पंडित समाज को गालिए बुरा भला कहते हैं, इन्होंने 2-2 त्योहार बना दिए हैं। और भाई दूज है जैसे, वो एक अच्छे विद्वान से संपर्क करना चाहिए, तो उससे मुझे लगता है लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो लोग खुद ही जोशी बन जाते हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। रोहित जी, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है शुभ मुहूर्त, क्या वाकई में उसमें तर्क है? जी, ये समय शुभ मुहूर्त है, इसी समय में आपको पूजा करनी है, इसी समय में आपको रक्षाबंधन करना है या तिलक लगाना है? देखिए धर्म ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि शूर्पणखा ने रावण को जो है भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधा था, तो उसका भी पतन हुआ, तो भाई का भी हुआ। तो शुभ मुहूर्त में कोई कार्य किया जाए तो वो मंगलमय होता है। कई बार आपके स्टार भी अच्छे रहते हैं, आप बुरे समय में कुछ करते हैं तो वो कई बार आपके माता पिता का आशीर्वाद भी रहता है, कुल देवता का रहता है, तो आप बच जाते हैं। नहीं तो मांगलिक कार्य जो है शुभ मुहूर्त में ही करने चाहिए। दूसरा, एक दिन में नहीं समय लगे तो गूगल आपके पास एक अभिजित मुहूर्त होता है। मुझे लगता है जम्मू में तकरीबन आज 11:15 से 12:30 के करीब रहता है वो दोपहर को। तो कोई मुहूर्त आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अभिजित मुहूर्त में आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं, किसी को पूछे बिना। जी जी जी। शास्त्री, वो जो लोग आते हैं आपकी पति को वश में करना है, सास को वश में करना है उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये सब ऐसे, मैं पैराशूट वाला शब्द यूज किया है, उनके लिए वही कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेम से बात करें, अपने माता पिता की या सास की सेवा करें तो आपके वश में रहेंगे। आपके अब आप बुरा भला भी कहेंगे तो दूसरा एक गलत तरीका जो है फ्रॉडी किस्म का कि वंशीकरण, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। ये टीवी चैनल्स में भी आते हैं और खूब अखबारों में एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, पैसे ये भी भ्रमित करने वाली बात है। भ्रमित करने वाली बात है। किसी को वश करना हो तो अगर होता हो तो मैं और किसी को कर लूं, बड़े आदमी को, प्रधानमंत्री जी को वश में कर लूं, अगर ऐसा होता तो फिर तो काम ही हो गया सारे खत्म। और पैसे दे के या कोई वश में हो जाए तो मैं आपको खरीद लूं, उसको खरीद लूं, फिर तो समस्या कोई नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना आपको बढ़ावा देना चाहिए, माता पिता की सेवा करें, पूजा करें और अपने सनातन को मानना चाहिए। इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन शास्त्री जी, आप उन लोगों को कुछ संदेश देंगे जो इतने 1100 रुपए देकर के उनके पास चले जाते हैं? 11 क्या जी, इधर जम्मू में 3100 रुपए देके मुझे कोई कह रहा था कि वो फलाने पंडित जी 3100 रुपए लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस, इसको मत बनाएं। ये एक विद्या है, इसको विद्या ही रहने दें और लोगों को डराएं मत। और मैं तो अभी मेरे पास भी लोग आते हैं, जैसे आपको बृहस्पति, मुझे खुद बृहस्पति मैंने हल्दी धारण की है,
तो नग डलवाते हैं, एक व्यापार बन गया है, फिर लोगों की आस्था इससे खत्म हो जाती है। अगर आपको मंगल चल रहा है, आप मंगल का खैर का पेड़ लगाएं। नवग्रहों की 9 औषधि होती हैं। जब आपकी शादी हुई होगी, आपने आहुति दी होगी नवग्रहों की, कोई भी घर में मांगलिक कार्य होता है नवग्रह में होना। मंगल खराब है, आप खैर का पौधा लगाएं और खुद उसकी जड़ धारण करें। बुध आपका खराब है, परकंडे की जड़ धारण करें। बृहस्पति खराब है, हल्दी डालें। शुक्र खराब है, रुंबल की जड़ धारण करें। शनि है तो शम्मी की, राहु केतु है तो कुशा और ध्रुवा, और चंद्रमा खराब पलाश धारण करें, और सूर्य खराब है देसी आक डालें। तो मुझे लगता है आपका अच्छा रहेगा। पर लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती। पंडित जी ने, रोहित जी ने क्या आसान सा सुझाव दे दिया। जब आपका 50,000 खर्च होगा फिर उनको ठंड पड़ती है जी। अब कुछ उपाय बताएं। जो स्टोन का काम करने वाले और पंडितों के बीच में लाइजनिंग भी होती है जनाब, उसी दुकान से ले। सुना है ऐसा सुना है कभी। शुद्ध सही मिलेगा भाई से। नहीं, मुझे भी, हमें भी कहीं लोग फोन करते हैं आप जुड़िए, पर ऐसा हम गलत कार्य में कभी किसी का सहयोग नहीं करते, ना किसी को सुझाव देते हैं। एक गंडमूल शब्द होता है, उस अवस्था में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसकी बड़ी पूजना करवानी पड़ती है। पता नहीं कितने तालाब का पानी लाना है, कितने पेड़ के पत्ते लाने हैं। होता है गंडमूल नक्षत्र होते हैं जी, उनमें अगर बच्चा पैदा हो तो उनके स्वामी जो हैं क्रूर होते हैं। तो बच्चा थोड़ा सा, गंडमूल वाला कोई खराब नहीं होता है। गंडमूल वाले प्रधानमंत्री भी बने हैं, राष्ट्रपति भी बने हैं, और वो नक्षत्र होते हैं उनके स्वामी थोड़े से क्रूर स्वभाव के होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, उनमें 5 नक्षत्र, आश्लेषा हो गया, मगा हो गया, रेवती हो गया, ऐसे 5 नक्षत्र हैं जो गंडमूल है। उनमें बच्चा पैदा हो तो उनकी गंडमूल शांति करवानी पड़ती है। उसमें 27 वृक्षों के पत्ते, 27 वृक्षों के जैसे वृक्ष होते हैं अलग अलग, जैसे नवग्रहों के ऐसे वृक्ष, उनमें पीपल आ जाता है, बिल्व पत्र, उनसे औषधियों का स्नान करवाया जाता है। गौ माता से बच्चे को स्पर्श करवाया जाता है, उनकी सांसों से हवन करवाया जाता है कि वो उसके देवता हैं, क्रूर हैं, वो शांत रहें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गंडमूल वाले प्रधानमंत्री भी बने, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। आखिर में मुश्किल सवाल पूछूंगा, 2024 में बीजेपी दोबारा आएगी, एनडीए दोबारा आएगी? इस पर आपने विचार नहीं किया होगा? नहीं, विचार मैं कोई पॉलिटिकली स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पर अभी आपने देख ही लिया 2-4 दिन पहले, तो ट्रेलर मिल ही गया है। बाकी शास्त्री, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए। जी भाई साहब, धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए।